रहमान साहब की मेज पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में से एक की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज सुनकर उनकी पेशानी पर शिकनें पड़ गईं। क्या बात है? इन्होंने सख्त लहजे में पूछा। जो लोग रोजा मैक्स को ले गए थे, मेरी तवस्सुत से आप तक इसे पहुंचाना चाहते हैं। कौन लोग ले गए थे? क्या डेविड हक्सर नामी किसी शख्स से आप वाकिफ हैं? क्या बकवास है? मैंने तुमसे रोजा मैक्स के अगवा कुनिंदागान के बारे में पूछा था। वही अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी जानिब से आवाज आई। डेविड हक्सर नामी एक शख्स ने इसे मेरे हवाले करके आप तक पहुंचाने की दरख्वास्त की थी। तुम कहाँ से बोल रहे हो? यहीं से, मतलब ये कि शहर ही से। लड़की इस वक्त कहाँ है? मेरे साथ। इसे कैप्टन फयाज के हवाले करके यहाँ आ जाओ। ये नामुमकिन है। आप तक पहुंचाने के एवज डेविड हक्सर ने मुझे 1000 रुपए दिए हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? यकीन कीजिए, इस वक्त मुबलिग 2500 रुपए मेरे जेब में मौजूद हैं और एक और काम के एवज मुबलिग 4000 रुपए तय हुए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, फौरन वहीं पहुंचो। रहमान साहब ने कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ऑफिस से निकलकर वो गाड़ी में बैठे और इन्हें घर तक पहुंचने में 7 या 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। फाटक के करीब ही एक टैक्सी खड़ी नजर आई, जिसमें इमरान एक गैर मुल्की लड़की के साथ बैठा हुआ था। रहमान साहब की गाड़ी देखकर चौकीदार ने फाटक खोल दिया और रहमान साहब इमरान को अंदर आने का इशारा करते हुए गाड़ी कंपाउंड में लेते चले गए। आज वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे, शायद ड्राइवर छुट्टी पर था। हम तो साहब आपको पहले ही बोलता था, अंदर आ जाओ। चौकीदार इमरान की तरफ देखकर गिग्याया। फिक्र ना करो, सब ठीक है, इमरान ने टैक्सी से उतरते हुए कहा। किराया अदा करके रोजा मैक्स को साथ लिए हुए कंपाउंड में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद रहमान साहब लाइब्रेरी में बैठे इनकी खाल उधेड़ने के इम्कानात पर गौर कर रहे थे और इमरान मिसमी सी सूरत बनाए कभी इनकी तरफ देखता था, कभी रोजा मैक्स की तरफ। लाओ वो रुपए निकालो, रहमान साहब ने उसे घूरते हुए कहा। इमरान की पूरी कहानी वो सुन चुके थे। इमरान ने नोटों की गड्डी जेब से निकालकर इनके कदमों में डालते हुए कहा, मेरी पहली कमाई। बकवास मत करो, इन्होंने गड्डी उठाकर मेज पर डालते हुए कहा। और वो गाड़ी कहाँ है? मैं इसे चेतम रोड के चौराहे के करीब छोड़ आया हूँ। क्यों? इसलिए कि इसमें ट्रांसमीटर और सिमतनुमा दोनों ही खौफनाक चीजें मौजूद थीं। अब अगर आप मुझे ये बता सकें कि प्रोफेसर मैक्स हकीकतन किसके मेहमान थे, तो मैं मजीद 2500 भी फौरी तौर पर वसूल कर लूंगा। रहमान साहब उसे कहर आलूद नजरों से घूरते रहे, फिर बोले, क्या वो वही गाड़ी थी जिसमें तुम्हारा और फयाज का ताकुब किया गया था? जी हाँ, वही थी। फयाज ने इसके नंबर नोट कर लिए थे। तलाश जारी है। अगर तुम इस गाड़ी में इस लड़की समेत पकड़े गए होते तो तुम्हारा क्या हशर होता? कहाँ पकड़ा गया? रहमान साहब ने उसे घूरते हुए फोन पर सर सुल्तान के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ जवाब मिलने पर इमरान की मुख्तसर रुदार दोहराई। लड़की कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आई। यहाँ मौजूद है। इमरान ने इसके बारे में तुम्हें क्या बताया है? बस इतना ही जितना मैंने अभी तुम्हें बताया है। रहमान साहब बुरा सा मुंह बनाकर बोले, क्या ये नाम डेविड हक्सर तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखता है? नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। इन दोनों को मेरे पास भेज दो। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद नहीं करोगे कि वो किसका मेहमान था? रहमान साहब ने पूछा। हुकूमत का। दूसरी तरफ से आवाज आई और साथ ही सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया। रहमान साहब रिसीवर रखकर इमरान की तरफ मुड़े। क्या बताया? इमरान ने आहिस्ता से पूछा। इस लड़की को सर सुल्तान ही के पास ले जाओ। आपकी गाड़ी ले जाऊं? नहीं, सख्त लहजे में कहा गया। अब टैक्सी में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। पता नहीं क्या चक्कर है। रहमान साहब कुछ ना बोले। इनकी आंखों में गहरी तशवीश के आसार थे। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा, ये नोट यहीं छोड़ जाओ। मेरा ख्याल है कि ये जाली हैं। खुदा की पनाह, इमरान बुड़बुड़ाया। हर तरह मुझे ही जहन्नम रसीद करने के चक्कर में है ये डेविड हक्सर। जरा तुम मुझे इसका हुलिया तो बताओ, रहमान साहब बराई हुई आवाज में बोले। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है जैसे एक बहुत बड़े अंडे पर आंख, नाक और दाना चिपका दिए गए हों। आवाज कुछ ऐसी है जैसे बकरा अंग्रेजी बोलने लगा हो। क्या बकवास है? यकीन कीजिए, बुएं तक साफ हैं। कौमियत टी और डी अंग्रेजों की तरह नहीं बोल सकता। रहमान साहब फिर किसी सोच में पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद बराई हुई आवाज में बोले, गैराज से स्टेशन वैगन निकाल लो। चलो, इमरान ने रोजा मैक्स से कहा। अब कहाँ चलूं? वो बुनाकर बोली। दूसरी जगह। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मुझे अभी अपनी ही उम्र की कुछ लड़कियां नजर आई थीं। मेरा ख्याल है कि वो इंग्लिश में भी गुफ्तगू कर सकेंगी। कर तो सकेंगी। तुम मेरे डैडी के दोस्त हो, क्या मुझ पर इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते?
जरूरी नहीं कि ये लोग इस पर आमादा हो जाएं। क्या आप मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे? रोजा मैक्स ने गुलूगीर आवाज में रहमान साहब से पूछा, और कबल इसके कि रहमान साहब कुछ कहते, इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। क्या किस्सा है? रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए पूछा। प्रोफेसर मैक्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक? अरे बस, सर सुल्तान ने मेरी मिट्टी पलीद कर रखी है। मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि रोजाना प्रोफेसर मैक्स की खैरियत मालूम कर लिया करना। सवाल तो ये है कि अब ये यहाँ रहने पर क्यों मुसिर है? सफीर ने अपने खानदान वालों के साथ रखने की बजाय कहीं और ठहराया था, जहाँ से डेविड हक्सर के आदमी उसे उठा ले गए थे। लड़की बदसतूर रोए जा रही थी। रहमान साहब ने फिर सर सुल्तान से फोन पर राब्ता कायम करके इस सिलसिले में दोबारा गुफ्तगू शुरू की। फिर रिसीवर रख कर तवील सांस ली और रोजा मैक्स से बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। इमरान इन्हें टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। सर सुल्तान खुद आ रहे हैं, इन्होंने इमरान की तरफ देखकर खुश लहजे में कहा, लिहाजा अब मुझे इजाजत दीजिए। इमरान उठता हुआ बोला। क्यों? ठहरो। रहमान साहब हाथ उठाकर बोले, मुझे अब ये मालूम करना है कि इसने इस लड़की को खसूसियत से आप ही के पास क्यों भिजवाया है। क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग अब भी इस इमारत में मौजूद होंगे? नहीं, वो इतने दलेर नहीं हो सकते। तो फिर? दरअसल मैं सर सुल्तान की मौजूदगी में यहाँ ठहरना नहीं चाहता, ताकि आप इनसे खुलकर गुफ्तगू कर सकें और फिर मैं तुम्हें बता सकूं कि हकीकतन किसकी मेहमान है। रहमान साहब ने तल्ख लहजे में कहा। जी नहीं, बल्कि आप इनसे पूछ सकेंगे कि ये प्रोफेसर मैक्स की लड़की है भी या नहीं। अगर है तो इसके लिए इनके पास क्या सबूत है? क्या मतलब? रहमान साहब चौंक कर बोले। इमरान कुछ कहे बगैर बाहर निकला चला गया। उसी रात को करीबन 8 बजे इसने अपने फ्लैट के फोन से रहमान साहब से राब्ता कायम किया। सुल्तान के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो मैक्स की लड़की है। रहमान साहब की आवाज आई। क्या सुल्तान साहब इसे ले गए? इमरान ने पूछा। नहीं, वो लड़कियों में घुल मिल गई है और कहती है कि अपने बाप के कातिल का सुराग मिलने तक वो यहीं रहेगी। सर सुल्तान क्या कहते हैं? इन्हें इस पर कोई इतराज नहीं। रात के खाने के बाद उसे काफी में ख्वाब आवर दवा दे दीजिएगा। क्यों बकवास कर रहे हो? यकीन कीजिए, अगर आपने ऐसा ना किया तो दुश्वारी में पड़ेंगे। और हाँ, क्या डेविड हक्सर के बारे में कुछ याद आया? नहीं, तब तो लड़की के बारे में वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? जब तक कोई बात मेरी समझ में नहीं आ जाती, मैं ऐसी ही फजूलियात में पड़ा रहता हूँ। इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। रहमान साहब लाइब्रेरी में बेचैनी से टहल रहे थे। क्लॉक ने 10 बजाए और वो चौंक कर फोन की तरफ देखने लगे। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आ जाओ, इन्होंने कहा। इमरान दरवाजा खोलकर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। तुम? रहमान साहब हैरत से बोले, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजिर था, मैं खुद ही आ गया। क्या आपने इसे काफी में? हाँ हाँ, रहमान साहब हाथ उठाकर बोले, शुक्रिया जनाब। अब क्या करोगे? ये सारा किस्सा दरअसल मेरा है, कम से कम आज की रात के बारे में कह सकता हूँ। बैठ जाओ। रहमान साहब ने मुस्तिबाराना अंदाज में कुर्सी की तरफ इशारा किया। नोटों का क्या रहा? इमरान ने बैठते हुए सवाल किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक जाली ही निकले। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। अगर मैं लड़की और जाली नोटों समेत पकड़ा जाता तो इस वक्त कहीं चैन से बैठा होता। क्या मतलब? आपके महकमे के हवालात में, इसमें कोई शुबा नहीं। रहमान साहब उसे गौर से देखते हुए बोले, सर सुल्तान भी दखल अंदाजी ना कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं कहीं टिक कर बैठूं तो। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? डेविड हक्सर को आप नहीं जानते, लेकिन लड़की आपके पास भिजवाई गई और वो मचल गई कि यहीं रहेगी। इसके बारे में सर सुल्तान क्या खुद सफीर भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो प्रोफेसर मैक्स ही की बेटी है। अगर उसे यकीन होता तो इंसानी हमदर्दी ही के तकाजों के तहत उसे अपने खानदान वालों के साथ ठहराता। एक ही शब पहले तो बेचारी का बाप इतनी दरिंदगी के साथ खत्म कर दिया गया था। तो फिर लड़की यही है, इसलिए कम से कम आज रात मेरा यहाँ पाया जाना यकीनी हो गया है। समझा? शायद तुम ये कहना चाहते हो कि इस तरह वो तुम्हारे लिए भी कोई हादसा फराहम करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। गधे हो, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ये किसी जासूसी नावल का प्लाट नहीं है, हकायक हैं। तुम इस वक्त भी इनके काबू में थे जब हिप्पी तुम्हें इस इमारत में ले गया था। प्रोफेसर मैक्स भी इस रात इस इमारत में तनहा था जहाँ इसकी लाश पाई गई थी।
سائلنسر لگے ہوئے پستول کی ایک ہی گولی اس کے لیے کافی ہوتی۔ سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری بھی اپنے مکان میں تنہا ہی تھا۔ رحمان صاحب کے چہرے پر اچانک فکرمندی کے آثار نظر آنے لگے۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے مخالف کی موت کہیں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب یہی دیکھیے نا، اگر سی بی آئی کے ڈائریکٹر جنرل کے صاحبزادے انہی کی قیام گاہ پر کسی درندے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ملک میں کیسی سنسنی پھیلے گی۔ نہیں نہیں، یہ کیا بکواس ہے، رحمان صاحب مستبارانہ انداز میں بولے۔ عمران اپنے بند گلے کا سویٹر اتار کر گردن پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، وہ درندہ اپنے دانتوں سے محروم ہو جائے گا، اسے لکھ لیجئے۔ رحمان صاحب بے سخت آگے بڑھے اور جھک کر اس کی گردن دیکھنے لگے، جس کے گرد فولادی خول چڑھا ہوا تھا۔ وہ نامعقول صرف گردن ہی پر منہ مارتا ہے، دونوں لاشوں کے بقیہ حصوں پر ہلکی سی خراش بھی نہیں پائی گئی۔ اس نے سویٹر پھر پہن لیا اور اٹھتا ہوا بولا، آپ لوگ آرام سے سوئیے، میں کمپاؤنڈ ہی میں کہیں نہ کہیں موجود رہوں گا، اور ہاں، کمپاؤنڈ میں اندھیرا بھی نہ ہونا چاہیے۔ میں گارڈ بلوائے لیتا ہوں، رحمان صاحب نے جلدی سے کہا۔ ان جھنجھٹوں میں نہ پڑیے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں کھیل بگاڑیں گے؟ پہلے بھی کبھی آپ کو ایسے معاملات میں میری طرف سے کوئی شکایت ہوئی ہے؟ بکواس مت کرو، میری آنکھوں کے سامنے تم تنہا کسی خطرے میں نہیں پڑ سکتے۔ پلیز مان جائیے، عمران گر گیا۔ ناممکن، میں چاہتا ہوں کہ اب اس عمارت میں کوئی فرد خوابگاہ سے نہ نکلے، کوئی ایسی کھڑکی بھی نہ کھلی چھوڑی جائے جس میں سلاخیں نہ لگی ہوں۔ میں نے کہہ دیا، یہ ناممکن ہے، رحمان صاحب سخت لہجے میں بولے۔ میں اس وقت صرف ڈائریکٹر جنرل سے ہم کلام ہوں، اور میرے پاس صدر مملکت کا ایک ایسا اجازت نامہ موجود ہے جس کی بنا پر کسی بھی محکمے کے سربراہ کا تعاون حاصل کر سکتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ کیا ہے؟ رحمان صاحب دروازے کی طرف جھپٹے اور پھر دروازہ کھولتے ہی بجلی سی گونج گئی۔ بکھلا کر پیچھے ہٹے اور اس زبردست کتے نے ان کے اوپر سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ ملازمین راہداری میں شور مچا رہے تھے۔ پے در پے 3 فائر ہوئے۔ رحمان صاحب نے صاف دیکھا تھا کہ کتے نے عمران کی گردن ہی دبوچی تھی اور پھر غراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ عمران نے ریوالور میز پر رکھ دیا۔ رحمان صاحب ہکا بکا کھڑے تھے، دفتن دیوانوں کی طرح عمران کی طرف جھپٹے اور کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ان کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ راہداری میں گھر کے دوسرے افراد سہرزدگی کے عالم میں خاموش کھڑے تھے۔ روزا میکس نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ خاصا اجالا پھیل گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تھی۔ دفتن قریب ہی رکھی ہوئی ایک ٹائم پیس کا الارم بجنے لگا اور وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک گٹھی گٹھی سی چیخ بھی نکلی تھی۔ بستر سے چھلانگ لگا کر وہ فرش پر آئی اور آنکھیں مل مل کر کتے کی اس لاش کو دیکھتی رہی جو پچھلی رات ہی اس کے بستر پر پڑی رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ سن ہو کر رہ گیا ہو۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر دروازے کی طرف جھپٹی۔ ہینڈل گما کر اسے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شاید باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ پاگلوں کی طرح دروازے پر ٹوٹ پڑی۔ وہ غلغلہ پاڑا مچایا کہ خود اس کے کان جنجنا اٹھے۔ دروازہ کھلنے میں دیر نہ لگی، لیکن دروازہ کھولنے والی کو دیکھ کر روزا میکس 2 قدم پیچھے ہٹ آئی۔ وہ بھی اس کی طرح کوئی سفید فام غیر ملکی عورت تھی۔ کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس نے اندر داخل ہو کر روزا کو للکارا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ روزا نے بھی تھیکے لہجے میں کہا۔ اس نے کتے کی لاش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہاری حماقت کا نتیجہ، نووارد سرد لہجے میں بولی۔ میں نہیں سمجھی، تم اپنے مشن میں ناکام رہی ہو۔ دفتن روزا چونک پڑی اور اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے پہلی بار اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی ہو۔ میں کہاں ہوں؟ وہاں نہیں ہو جہاں بیجی گئی تھی، نووارد نے سخت لہجے میں کہا۔ خدا کی پناہ! اوہ! روزا کا سر چکرانے لگا اور پھر برائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ ہاں دیکھو، میں نے ان لوگوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا، پھر کافی آئی تھی، اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ تو تم کون ہو؟ اپنی عقل کو کھوپڑی میں رکھو، نووارد تیز لہجے میں بولی۔ یہاں کون کس کو جانتا ہے؟ معافی چاہتی ہوں۔ اوہ، یقیناً مجھے کافی میں کوئی نشہ آور چیز دی گئی تھی۔ تم بالکل احمق ثابت ہوئی۔ اگر ہم خیال نہ رکھتے تو تم سے سب کچھ چگلوا لیا گیا ہوتا۔ جان پر کھیل کر تم کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن یہ، روزا پھر کتے کی لاش کی طرف مڑی، انہوں نے اسے بھی مار ڈالا۔ یہ بھی تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ نہیں نہیں،
इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा गया था। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती? नौवारिद लड़की ने हैरत से पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर मैक्स को मारा था। नहीं, रोजा हिज्याती अंदाज में चीखी। इसी ने सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी का नरखरा उधेड़ा था। शायद यही तुम्हारे साथ भी हो। तुम्हारे बाप को भी गद्दारी ही की सजा मिली थी। ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा बाप गद्दार नहीं था। गद्दार नहीं था तो फिर क्यों मार डाला गया? और तुम भी इसे गद्दार ही समझती थी, इसीलिए तो ना तुम रोई और ना किसी भी अंदाज में इजहार गम होने दिया। ये मेरा निजी मामला है। होगा, नौवारिद लापरवाही से बोली। चंद हमें उसे घूरती रही, फिर गुर्राई। सवाल तो ये है कि वहां तुमने कामयाबी हासिल क्यों नहीं की? मुझे इत्मीनान दिलाकर भेजा गया था कि वो सब अहमकों की तरह मेरे गिर्द जमा हो जाएंगे और मैं बेखौफी से अपना काम कर सकूंगी। अगर कह दिया जाता कि होशियार भी रहना तो वो मुझे काफी में कोई ख्वाब आवर दवा ना दे सकते। खैर खैर, तुम्हारे बाप ने इमरान के बारे में क्या बताया था? कुछ भी नहीं। मैं इसे अपने बाप के किसी दोस्त के हैसियत से जानती थी। और फिर तुम अपने बाप के दोस्त को धोखा देने पर तुल गई। सुनो, मैं सिर्फ अहकामात की तामील करती हूँ। इसमें गर्ज नहीं होती कि किसके लिए क्या कर रही हूँ। अच्छा चलो, बाहर चलो, नौवारिद बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इस कमरे से निकलकर वो एक बड़े से हाल में पहुंची जहां इनके अलावा और कोई नहीं था। दफतन हाल में इनकी कुछ देर पहले वाली बातचीत गूंजने लगी। गालिबन बातचीत टेप कर ली गई थी और अब इन्हें दोबारा सुनाई जा रही थी। रोजा बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये सब कुछ इसके लिए बेमानी हो। फिर सन्नाटा छा जाने के बाद भी वो इसी तरह खड़ी रही। दूसरी औरत उसे वहीं छोड़कर चली गई। अचानक बाएं जानिब से आवाज आई। इस खुदगर्ज दुनिया में दोस्त और दुश्मन की तमीज मुश्किल है। रोजा चौंक कर मुड़ी। इमरान एक दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो तुम क्या फिर पकड़े गए? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रोजा के करीब आ पहुंचा। बोलते क्यों नहीं? रोजा ने आहिस्ता से पूछा। इमरान के चेहरे पर गमंगेज तासुर था। क्या इस शख्स का नाम डेविड हक्सर ही था? पहले तुम बताओ कि मुझ पर क्या गुजरी। मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ आओ। इमरान उसे फिर इसी कमरे में लाया जहाँ पलंग पर कुत्ते की लाश पड़ी थी। ये वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर को हलाक किया था। वो मुझे बता चुकी है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं कि प्रोफेसर इन्हीं लोगों के हाथों मारे गए जिनके वफादार थे? मैंने तुमसे पूछा था कि मुझ पर क्या गुजरी। तुम्हें काफी में ख्वाब आवर दवा दी गई थी ताकि सुकून से सोती रहो और मैं अपनी मौत का इंतजार करूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे इसलिए घेरा गया था कि रात को किसी जगह कयाम करूं। अगर मकसद मार डालना ही होता तो तुम्हें वही मार डालते जहां पकड़े गए थे। प्रोफेसर को गोली का निशाना भी बनाया जा सकता था। इसके लिए खूनख्वार कुत्ते को क्यों इस्तेमाल किया गया? सवाल ये है कि तुम दोबारा क्यों हम लोगों में नजर आ रहे हो? क्या तुम इस औरत को जानती हो जो कुछ देर पहले तुमसे गुफ्तगू कर रही थी? नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों का हल्का इस कदर वसी है कि तुम एक दूसरे को तारुफ के बगैर नहीं पहचान सकते। तुम ठीक समझे। सीबीआई के डायरेक्टर जनरल के यहाँ तुम्हें क्यों भेजा गया था? इसीलिए कि तुम भी वहीं रात गुजार सको। बस यही मकसद था, और क्या? लेकिन अपनी गैर मुतवक्का बेहोशी की बिना पर कोई और काम भी तो नहीं कर सकती थी। शुरू ही से मेरा अंदाजा था कि तुम्हारा जहनी तवाज़न किसी कदर बिगड़ा हुआ है। मेरी बात का जवाब दो। तुम अपनी जान बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? ये ऐसे ही लोग हैं कि मुझे और तुम्हें कुत्ते की लाश समेत तुम्हारे बाप के घर से निकाल लाए। सवाल तो ये है कि तुम्हारा बाप क्यों मार डाला गया? गद्दारी की सजा मौत ही है हमारे हल्के में। रोजा लापरवाही से बोली। आखिर इससे क्या कसूर सरजद हुआ था? वो हकीकतन तुम्हारी हुकूमत के मेहमान थे, सफीर के नहीं। हमारी पार्टी नहीं चाहती कि हमारी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से कोई ताउन करे। क्या तुम्हारे बाप को इल्म नहीं था कि पार्टी इसके हक में नहीं है? इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दो। रोजा जल्ला कर बोली। अच्छी बात है, अब इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। सिर्फ एक बात और बता दो। वो उसे घूरती रही। तुम्हारे पास से एक डिबिया बरामद हुई है जिसमें कोई सियाल शय और एक छोटी सी हाइपोडर्मिक सिरिंज थी। वो डिबिया कहाँ है? दफतन वो बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आने लगी। वहीं रह गई। अब मैं नहीं जानती कि मेरा क्या हशर होगा। वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूँ, इमरान ने आहिस्ता से कहा। नामुमकिन? क्यों, तुम नहीं जानती कि इस वक्त कहाँ हो? इस इमारत में पहली बार आई हूँ। रोजा की आवाज भी किसी सरगोशी से आगे नहीं बढ़ी थी। कदरे तवक्कुफ के साथ फिर बोली। बहुत मोहतात रहो, हमारी आवाजें टेप हो जाती हैं।
दफतन इमरान ने एक जोरदार कहकहा लगाया और वह बुखलाकर उसे घूरने लगी। मैं वाकई पागल हूँ, वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं मारा जाऊं, इसके बाद तुम पर कोई आंच आए। ठीक इसी वक्त एक स्याफाम और लंबा तड़ंगा आदमी हाल में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में चमड़े का छाबक था। ये कौन है? रोजा हिकलाई। सूरत से नेग्रो मालूम होता है, इमरान आहिस्ता से बोला। चलो। नेग्रो करीब पहुंचकर चाबक फर्श पर मारता हुआ धाड़ा, फिर उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो, इमरान ने मुर्दा सी आवाज में रोजा से कहा। वो दोनों इसी दरवाजे में दाखिल हुए। नेग्रो चाबक पटकारता हुआ इनके पीछे चल पड़ा था। अचानक इमरान ने पलटकर उस पर छलांग लगाई और दोनों घुते हुए फर्श पर चले आए। नेग्रो किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुर्राया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज मादूम होती गई और फिर मुकम्मल सकूत तारी हो गया। भागो, इमरान ने उसे छोड़कर हटते हुए कहा और रोजा का हाथ थामे हुए एक जानिब दौड़ता चला गया। क्या वो मर गया? रोजा हाँफती हुई बोली। पता नहीं, जल्दी में इसका ध्यान किसे रहता है, इमरान बोला। खामोशी से निकल चलो, बातें फिर हो जाएंगी। एक जगह एक आदमी ने फिर इनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने उसे भी बेबस करके एक तरफ डाल दिया। इस तरह वो बिल आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। फिर कुछ देर बाद वो खुली फजा में सांस ले रहे थे। इमरान एक गाड़ी ले भागा था, लेकिन वो गाड़ी ज्यादा देर इस्तेमाल ना कर सका। उसे एक जगह छोड़कर फिर टैक्सी ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? रोजा ने आहिस्ता से पूछा। एक साहिली तफरीहगाह में मेरा एक हट है, फिलहाल वहीं कयाम करेंगे। कहीं और चलो। क्यों? वो सब हर वक्त समंदर के करीब ही रहते हैं, ताकि हालात खराब होने पर फरार में आसानी रहे। फिक्र ना करो, इनके फरिश्ते भी हमें ना पहचान सकेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।